हे गाइस, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज संडे है, एक स्पेशल एक्सरसाइज करेंगे। आपके सामने खुला हुआ है राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर। एक हिंदी न्यूज़पेपर है और इसकी एक न्यूज़ को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। अब ये ट्रांसलेशन क्यों करना है पहले ये समझ लो। देखो, आपके दिमाग में नॉलेज और थॉट्स बहुत सारी होती हैं, आप सब लोग समझदार हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है ना, तो ये थॉट्स और नॉलेज आप इंग्लिश में पेपर पे नहीं उतार पाते हैं। या फिर रूटीन लाइफ में आप बैंक में गए, कहीं एप्लीकेशन लिखना है, आपको सब कुछ पता है एप्लीकेशन में लिखना क्या है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं लिख पाओगे क्योंकि सेंटेंस आपसे बन नहीं रहा होगा। तो इस समस्या को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करके। जो मैं आपको न्यूज़ ट्रांसलेट करवाऊंगा, आप ऐसा सोचें कि ये मेरे खुद के दिमाग की थॉट्स हैं, अब उसको इंग्लिश में कैसे मैं लिखूंगा। ट्रांसलेशन करते करते ये अप्रोच आप सीखने लगेंगे। शुरू करेंगे इस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की इस न्यूज़ के साथ, बढ़ती महंगाई पर गंभीर चिंतन का समय। मैं काम करता हूँ, इस न्यूज़ को साइड में ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ राइट में अपने इसका ट्रांसलेशन करने वाले हैं इंग्लिश में। ऊपर आपको हिंदी में मिल जाएगी, नीचे आपको एसएमएस वाली हिंदी मिल जाएगी, जो लोग हिंदी ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं जी, महंगाई की मार से तेज़ी से बाहर आ रही अर्थव्यवस्था के लिए लगातार बढ़ती महंगाई एक कमजोरी साबित हो रही है। एक कोशिश खुद से करके देखो, आप इस सेंटेंस को कैसे लिखने वाले थे, फिर मैं बताऊंगा ना, आपको मज़ा आएगा। आप खुद बोलोगे सर ये वाली अप्रोच तो बड़ी अच्छी भी लगी और इजी भी लगी। चलो देखो, कोई भी सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में लिख रहे हो या थॉट्स को हिंदी से इंग्लिश में लिखने की कोशिश कर रहे हो, आप ये देख लो काम करने वाला कौन है और काम कौन सा हुआ है। बस दो चीज़ें पकड़ में आ गई तो सेंटेंस की आत्मा आपकी पकड़ में आ गई। अगर इस सेंटेंस को देखें तो महंगाई की महामारी की मार से तेज़ी से बाहर आ रही अर्थव्यवस्था के लिए लगातार बढ़ती महंगाई एक कमजोरी साबित हो रही है। तो बढ़ती हुई महंगाई कमजोरी साबित हो रही है, काम है महंगाई का कमजोरी साबित होना, है ना। बस इसी को पकड़ के सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, लगातार बढ़ती महंगाई के लिए अपने पास इंग्लिश में कौन सा वर्ड हो सकता है। लगातार को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, है ना, और बढ़ती को बोलते हैं इंक्रीजिंग। और महंगाई के लिए वर्ड हमारे पास प्राइस राइज, इसको इन्फ्लेशन भी बोला जाता है ना। महंगाई और प्राइस राइज और इन्फ्लेशन एक ही बात है। तो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग प्राइस राइज। अब ध्यान क्या देना है, इंक्रीजिंग एक एडजेक्टिव है, इसके आगे आप दूसरा एडजेक्टिव ना लगाएं, इसके आगे कब एडवर्ब लगाएं। कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग लिखेंगे तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होगा। तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग प्राइस राइज या इन्फ्लेशन कमजोरी साबित हो रहा है। साबित होने के लिए वर्ब होती है प्रूव, तो मैं लिख देता हूँ इज प्रूविंग। ठीक है ना, इतना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज प्रूविंग। और क्या साबित हो रहा है, एक कमजोरी, तो इज प्रूविंग अ कमजोरी को अंग्रेजी में बोलते हैं वीकनेस। बड़ा सिंपल सा वर्ड है, आप भी बहुत बार यूज़ करते हैं इसको। तो इज प्रूविंग अ वीकनेस, बस बन गया सेंटेंस। अब बाकी की चीज़ें मैं इसमें जोड़ दूंगा। घर का ढांचा बनता है ना, पहले घर की एक नींव बनती है, फिर उसके ऊपर प्लिंथ बनता है, फिर उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर बनती है ना। कोई भी चीज़ का ढांचा बनाना जरूरी है, सेंटेंस का ढांचा इतना ही है। अब इसके ऊपर जो बिल्ड करना चाहते हो उसको आप बिल्ड करते जाओ। अब बाकी की चीज़ें मैं बिल्ड करूँगा। ये कमजोरी साबित किसके लिए हो रहा है, ये कमजोरी साबित हो रहा है अर्थव्यवस्था के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इज प्रूविंग अ वीकनेस फॉर के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर, है ना, फॉर द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी कौन सी है, ये वही इकोनॉमी है जो महामारी की मार से तेजी से बाहर आ रही है। तो यहाँ पे दैट लगा के मैं एक रिलेटिव जो है क्लोज बना देता हूँ। इकोनॉमी दैट इज कमिंग आउट ऑफ, इकोनॉमी जो बाहर आ रही है, बाहर आना मतलब कम आउट ऑफ करना, ठीक है ना। तो दैट इज कमिंग आउट ऑफ, और किससे बाहर आ रही है, महामारी की मार से। तो कमिंग आउट ऑफ द मार ऑफ द महामारी, बस महामारी हो गई पैंडेमिक, और मार को बोलते हैं डैमेज, ठीक है। अब ये सेंटेंस मोटा मोटा आपका रेडी हो गया। इसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, वो मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर यही है। अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं ना, तो यहीं से आप शुरू करेंगे। कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग प्राइस राइज इज प्रूविंग अ वीकनेस फॉर द इकोनॉमी दैट इज कमिंग आउट ऑफ द डैमेज ऑफ द पैंडेमिक। अब देखो इसको सही कैसे किया जा सकता है। आप ये दैट इज कमिंग आउट ऑफ लिख रहे हैं ना, इसमें से दैट इज को निकाल दें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब भी रिलेटिव क्लोज में होता है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द बॉय हु इज़ लाफिंग, या द लिख दें आप लाफिंग बॉय, आई बात समझ में। द हाउस विच इज़ बर्निंग, आप लिख दें बर्निंग हाउस। द इकोनॉमी दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द डैमेज,
इकोनॉमी कमिंग आउट ऑफ द डैमेज, दैट इज बीच में से निकाला जा सकता है और बड़े प्यारे तरीके से आपका सेंटेंस थोड़ा सा कंसाइज भी बन जाता है। और ये जो कम आउट ऑफ होता है ना, इसके लिए अच्छी वर्ब होती है हमारे पास रिकवर। तो इकोनॉमी कमिंग आउट ऑफ नहीं, इकोनॉमी रिकवरिंग फ्रॉम, किसी चीज़ से बाहर आना रिकवर करने कहलाता है ना, अपने बहुत इजीली यूज़ करते हैं इस वर्ड को। तो रिकवरिंग फ्रॉम द डैमेज ऑफ द पैंडमिक। अब ये डैमेज पैंडमिक की नहीं है, ये डैमेज वो है जो पैंडमिक की वजह से है, पैंडमिक की डैमेज नहीं है, पैंडमिक की वजह से है। तो डैमेज ऑफ द पैंडमिक की जगह लिखें डैमेज कोज्ड बाय द पैंडमिक। कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग प्राइस राइज, थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा देखने में, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग प्राइस राइज, इसकी जगह वैसा लिख दो कंटिन्यूसली राइजिंग प्राइस राइज की जगह लिख दो इन्फ्लेशन। ये थोड़े मोटे ट्वीक्स आपको करने पड़ेंगे। 4 की जगह अगर 3 वर्ड से काम चल रहा है तो वो अच्छा सेंटेंस है। तो कंटिन्यूसली राइजिंग इन्फ्लेशन है ना। प्रूव एक ऐसी वर्ब है, सीम, प्रूव, लुक, अपीयर, इन सभी वर्ब्स के बाद में टू बी लगाया जा सकता है सेंटेंस में और सेंटेंस और प्यारा बन जाता है। इज प्रूविंग अ वीकनेस की जगह ऐसा लिखें इज प्रूविंग टू बी अ वीकनेस। ये सभी की सभी कौन सी वर्ब्स हैं? लिंक वर्ब्स हैं। प्रूव, सीम, अपीयर, लुक, है ना, साउंड, टेस्ट, स्मेल, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या लिंक वर्ब्स। इनके बाद में अगर टू बी लगा देते हैं सेंटेंस में और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। बस बन गया सेंटेंस आपका। कंटिन्यूसली राइजिंग इन्फ्लेशन इज प्रूविंग टू बी अ वीकनेस फॉर द इकोनॉमी, रिकवरिंग फ्रॉम द डैमेज कोज्ड बाय द पैंडमिक। बस ऐसे ही यूपीएससी वाले बच्चे जो ऐसे और बढ़िया बढ़िया लिख करके आ रहे हैं अपने पैराग्राफ्स, ऐसे ही बना करके आ रहे हैं। अब इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, 3-4 सेंटेंसेस और बनाते हैं। अगर ये कंटेंट यूनिक लग रहा है आपको, वैल्यूएबल लग रहा है यूट्यूब पे, ज़रूर से इसको एक लाइक और शेयर दे करके रीच दिलवाना। ऐसा कंटेंट आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिल रहा है। और हाँ, उसी के साथ में ये क्लास पार्ट है हमारे राइटिंग स्किल्स के कोर्स का, जहाँ 70 से 80 घंटों में बिल्कुल बेसिक से आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। पहले आपको बेसिक्स करवाते हैं राइटिंग के और उसके बाद में प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक इसी तरीके से जैसे आपको भी यूट्यूब पे करवाई जा रही है। कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए ऐप को डाउनलोड करें, ऐप पे कोर्स मिल जाएगा। इस कोड को यूज़ करके आज रात तक आप 475 में कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको ऐप में मिलेंगे बैंकिंग और एसएससी के कोर्सेज भी, जिसमें आपको ढेर सारे प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे। साथ में मिलते हैं मॉक टेस्ट, अटैम्प्ट करो मॉक टेस्ट को, फिर प्रैक्टिस सेशंस को, उनके लेक्चर चला करके उनके सॉल्यूशंस को चेक करो, है ना। तो इससे आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस हो जाती है बैंकिंग के सभी एग्जाम्स की, इसी तरीके से एसएससी के भी सभी एग्जाम्स की, इंक्लूडिंग सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। नए पैटर्न के हिसाब से अपडेटेड है कोर्सेज, जाके फ़ायदा लें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है आपका, डाउनलोड करें। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, व्हाट्सएप से आप टीम से बात कर सकते हैं मैसेज करके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, 3 महीनों तक नरमी दिखाने के बाद जनवरी में महंगाई के आंकड़े फिर बढ़े। हालांकि रिजर्व बैंक लगातार महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिशें कर रहा है। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ सेंटेंस है। काम ढूंढ लो किसने क्या किया, अभी सेंटेंस को बना लेंगे, आपके सामने बनेगा। देखो, पहला काम तो ये हुआ कि महंगाई के आंकड़े जो है ना, महंगाई के जो आंकड़े हैं वो फिर बढ़े। और कब बढ़े? जनवरी में बढ़े। और दूसरा काम क्या है? रिजर्व बैंक जो है वो लगातार लगाम लगाने की कोशिशें कर रहा है। 2 काम हुए हैं और दोनों काम जुड़े हुए हैं हालांकि नाम की कंजंक्शन से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दो या इवन दो। ऑल्दो भी बोलते हैं, इवन दो या दो बोलते हैं। बस इन दोनों कामों को 2 कंजंक्शन से जोड़ देना है। तो जोड़ के देखें इसको। देखो जी, आंकड़े जो है महंगाई के बढ़े, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंकड़े के लिए वर्ब इंग्लिश में वर्ड होता है हमारे पास फिगर्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई के आंकड़े। तो बढ़े का मतलब होता है राइज का सेकंड फॉर्म लगा देता हूँ रोज, या तो लिख दो इंक्रीज्ड, या फिर इंक्रीज के लिए एक बढ़िया वर्ब है हमारे पास राइज, है ना, तो उसकी सेकंड फॉर्म लगा दो रोज। अच्छा, कब बढ़े ये बढ़े सर जनवरी में, तो रोज इन जनवरी। अब जो फॉर्मूलाज आपको टेंस के बताए हुए हैं यहाँ भी अप्लाई करने हैं। जनवरी में ये काम हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लगाना है यहाँ पे, ऐसा नहीं लिखेंगे हैव इंक्रीज्ड, हैव रीजन, ऐसा नहीं लिखेंगे, है ना। तो पास्ट में ही चलने देना है इसको, क्योंकि पास्ट का टाइम आपको दिया गया है। तो फिगर्स ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड या रोज इन जनवरी। अब ये कब बढ़े? ये बढ़े जी 3 महीनों तक नरमी दिखाने के बाद। तो बाद की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे आफ्टर शोइंग नरमी, और कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। तो फॉर 3 मंथ्स। 4 क्यों लगाया? क्योंकि ड्यूरेशन दी हुई है टाइम की। सिंस लगाता अगर मुझे कोई टाइम का पॉइंट दिया होता, जनवरी से, दिसंबर से, मार्च से, तो सिंस लगा देता। और ड्यूरेशन दी हुई है 3 महीने, 2 हफ्ते, 10 दिन, 5 घंटे, तो ड्यूरेशन के लिए 4 लगाना है। सिंपल बन गया ना सेंटेंस। तो फिगर्स ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड या रोज इन जनवरी आफ्टर शोइंग नरमी फॉर 3 मंथ्स।
अब नरमी के लिए कौन सा वर्ड है इंग्लिश में? नरमी के लिए एक सिंपल सा वर्ड है सॉफ्टनिंग, ठीक है। सॉफ्ट मतलब नरम, सॉफ्टनिंग मतलब नरम होना, तो सॉफ्टनिंग मतलब नरमी, है ना, ऐसा समझ लो। या इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है हमारे पास, मॉडरेशन। अगर मॉडरेशन नहीं समझ में आ रहा हो, आपको याद ना आ रहा हो, तो कोई बात नहीं, बस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, चलो इसको निकाल देते हैं, सॉफ्टनिंग लिख देते हैं, ठीक है। अब ये सारा काम कैसे हुआ जी? हालांकि रिजर्व बैंक लगातार महंगाई पे लगाम लगाने की कोशिशें कर रहा है, तो आपको यहाँ लिखना है ऑल्दो। हालांकि के लिए कंजंक्शन इंग्लिश में ऑल्दो, और ऑल्दो लिख रहे हो तो इसके पहले कॉमा लगा सकते हो, ठीक है। ऑल्दो, अब देखो ऑल्दो क्या हुआ? रिजर्व बैंक महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिशें कर रहा है, तो रिजर्व बैंक लगाम लगा रहा है ना, ऐसा करता हूँ। तो रिजर्व बैंक, इसका पूरा नाम लिखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये हिंदी वाले तो बस रिजर्व बैंक लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन नाम तो पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो पूरा नाम लिखो और फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म भी दो, RBI। ऑल्दो द RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लगाम लगाने की कोशिशें कर रहा है, तो मैं लिख देता हूँ इज ट्राइंग टू, लगाम लगाना, ठीक है। लगाम लगाने के लिए इंग्लिश में हमारे पास वर्ब है कंट्रोल, या एक वर्ब है रेन इन। एडिटोरियल्स में पढ़ते ही हो आप, इज ट्राइंग टू कंट्रोल या रेन इन। अब ये कंट्रोल किसके ऊपर कर रहा है? रेन इन किसको कर रहा है? लगातार बढ़ती महंगाई पे। तो वही वर्ड है ऊपर जो लिखा था आपने, कंटिन्यूसली राइजिंग इन्फ्लेशन। बना कि नहीं बना? बस बातें करते करते ऐसे ही सेंटेंस बन जाता है। इंप्रूवमेंट इसमें ढेरों हो सकती हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही रहने वाली है। फिगर्स ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड या रोज इन जनवरी आफ्टर शोइंग सॉफ्टनिंग फॉर 3 months, although the Reserve Bank of India is trying to control या rein in continuously rising inflation। देखो सबसे पहली चीज़ इसमें जो इम्प्रूव की जा सकती है ना, वो ये इम्प्रूव की जा सकती है कि इन्फ्लेशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगाम लगाने की कोशिशें कर रहा है, करता आ रहा है। एक तरह का ऐसा मीनिंग आपके सामने आ रहा है ना, पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। तो इज ट्राइंग की जगह आप यहाँ पे बेहतर होगा लिखें हैज़ बिन ट्राइंग, ठीक है। दूसरा, ये जो ऑल्दो वाला क्लोज होता है ना, इसको शुरू में लाने की कोशिश किया करो, इससे क्लैरिटी ज़्यादा आती है सेंटेंस में। तो मैं इस क्लोज को यहाँ से उठा रहा हूँ, पूरे ऑल्दो वाले क्लोज को, और इसको यहाँ पे शुरू में लिख रहा हूँ ऐसे, ऑल्दो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग टू कंट्रोल या रेन इन कंटिन्यूसली राइजिंग इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे कंट्रोल निकाल देते हैं, रेन इन को यूज़ कर देते हैं, अच्छी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फिगर्स ऑफ इन्फ्लेशन, अब यहाँ पे जो है ना, इसके बाद कॉमा लगा देना है। ऑल्दो वाला क्लोज जब खत्म हो रहा है उसके बाद में कॉमा लगा देना है। अब यहाँ पे मैं रोज़ नाम की वर्ब को ले रहा हूँ, इंक्रीज़ को निकाल करके, अच्छी वर्ब है रोज़, बेटर लग रही है इंक्रीज से। और ये जो आप आफ्टर शोइंग देख रहे हैं, आफ्टर प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड को, इसके लिए एक और अच्छी स्ट्रक्चर है हमारे पास इंग्लिश में, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर शोइंग लिखा है ना, अब इसकी जगह लिखें, इसकी जगह लिखें हैविंग शॉन। इसको बोलते हैं परफेक्ट जीरेंट। जिन लोगों ने बेसिक्स मेरे साथ किए हैं या राइटिंग कोर्स में जो लोग एनरोल्ड हैं, इसको अच्छे से जानते हैं। जैसे आफ्टर कमिंग हियर आई वॉज हैप्पी, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, हैविंग कम हियर आई वॉज हैप्पी। आई बात समझ में? तो आफ्टर प्लस में जीरेंट जो है, इसको बड़े प्यार से हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिप्लेस किया जा सकता है, और ये एक एडवांस स्ट्रक्चर बन जाती है अंग्रेजी में, राइटर को भी पढ़ने का मन करता है इसको, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट जीरेंट वाला सेंटेंस जो है यहाँ पे बना सकता हूँ। बस बन गया, अब इसमें ज़्यादा पंगे मत लो, मेरे हिसाब से सेंटेंस जो है बिल्कुल तैयार सा है ना, एकदम अच्छा सेंटेंस है। चलो आगे बढ़े। अनाज की कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर आम आदमी पे पड़ता है। कैसे बनाएंगे भाई सेंटेंस को? देखो एक काम तो ये पड़ गया, सीधा असर पड़ता है, ठीक है। और पहला काम क्या है? कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अब ये जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है ना, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब आपको समझ नहीं आएगा। वर्ब तो समझ आ गई, बढ़ोतरी, सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा। तो सब्जेक्ट आप इसको ऐसा बनाएं कि कीमतें बढ़ी हैं, कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कीमतें ही बढ़ी हैं, ऐसा समझ के सेंटेंस को बना लें। तो मैं लिख सकता हूँ कीमत यानी कि प्राइस, और कीमतें हैं तो प्राइसेस, और बढ़ोतरी हुई है तो मतलब बढ़ गए हैं, तो प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, ठीक है। बढ़ोतरी हुई है तो प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। और प्राइसेस किसके हैं? प्राइसेस हैं अनाज के, तो अनाज को बोलते हैं फूड ग्रेन्स। तो प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स हैव इंक्रीज्ड। अच्छा, बढ़ोतरी कितनी हुई है जी? अच्छी खासी हुई है। अच्छी खासी के लिए हमें एक एडवर्ब लगानी पड़ेगी यहाँ पे, सब्सटेंशियली या कंसीडरेबली, और ये एडवर्ब मॉडिफाई करेगी इस वर्ब को। फूड ग्रेन्स की कीमतें कैसे बढ़ी हैं? बहुत अच्छी खासी बढ़ी हैं, है ना। तो इंक्रीज वर्ब के लिए या तो लिखो सब्सटेंशियली, और या फिर लिखो कंसीडरेबली।
प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स हैव सब्सटेंशियली और कंसीडरेबली इंक्रीज्ड। एक तरीका तो था इस वाले सेंटेंस को लिखने का ये। अब एक तरीका आपको और बता रहा हूँ जो कि बेहतर तरीका है इससे, जिसमें आपको वर्ड्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। वो तरीका है ऐसे सेंटेंसेस को देयर से शुरू करने का। जब सब्जेक्ट ना मिले ना तभी देयर वाला सेंटेंस यू बनाया जाता है, डमी सब्जेक्ट से सेंटेंस को लिखना पड़ता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देयर हैज़ बिन अ कंसीडरेबल इंक्रीज और राइज इन द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। समझे? बेटर लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स हैव सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड, या फिर देयर हैज़ बीन अ कंसीडरेबल राइज या इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। अब आपको जो बेटर लगे वो राइटिंग स्टाइल को आप जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। मेरे को सेकंड वाला राइटिंग स्टाइल जो है बेटर लगता है, तो मैं पहले वाले को निकाल के सेकंड वाले को रख लेता हूँ। दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पे। अब बाकी का सेंटेंस बनाओ। बाकी सेंटेंस कह रहा है जी जिसका सीधा असर आम आदमी पे पड़ता है। तो बाकी का सेंटेंस के लिए जिसका नाम की मुझे कंजंक्शन चाहिए। अब ये कंजंक्शन कैसे आएगी? तो मैं लिख देता हूँ ऑफ विच। इंग्लिश में बोलते हैं जिसका को ऑफ विच, ठीक है, ऑफ विच। सीधा असर, सीधा असर को बोलते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट। और किस पे पड़ता है? आम आदमी पे पड़ता है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पढ़ने को बोलते हैं कम्स ऑन द आम आदमी। आम आदमी मतलब कॉमन सिटीजन, यहाँ लिख दो कॉमन मैन, मैन या सिटीजन जो भी लिखना चाहो, सिटीजन लिख दो, सिटीजन ऐसे, ठीक है। तो देयर हैज़ बीन अ कंसीडरेबल राइज इन द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ विच डायरेक्ट इम्पैक्ट कम्स ऑन द कॉमन सिटीजन। अब ये जो ऑफ विच कंजंक्शन है ना, इसकी खासियत है इसमें लगा हुआ है ऑफ, और ऑफ ये कहता है कि मेरे पहले भी एक नाउन होगा, मेरे बाद में भी एक नाउन होगा। तो जब भी ये जिसका के लिए ऑफ विच यूज़ कर रहे हो ना, इसको आप नाउन के बाद में यूज़ करें ऐसे। बात आ गई समझ में? क्योंकि इम्पैक्ट और विच को ऑफ ने जोड़ दिया। समझे ना मेरी बात को? इम्पैक्ट को और विच को ऑफ ने जोड़ दिया। तो ये सही तरीका है ऑफ विच कंजंक्शन यूज़ करने का। अब सेंटेंस आपका रेडी है। देयर हैज़ बीन अ कंसीडरेबल इंक्रीज या राइज इन द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ विच कम्स ऑन द कॉमन सिटीजन। कम्स का मतलब है आना या पढ़ना। थोड़ा सा इंप्रूव करके दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा एडवांस तरीके से। डायरेक्ट इम्पैक्ट कम्स की जगह लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट कम्स ऑन की जगह लिख सकता हूँ इज फेल्ट बाय। जब भी प्रभाव वगैरह पढ़ने की बात हो ना, असर पढ़ने की बात हो, तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करें, इज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में। इज फेल्ट बाय, ये महसूस किया जाता है कॉमन सिटीजन के द्वारा। तो प्रभाव कम्स, इम्पैक्ट कम्स ऐसा नहीं लिखेंगे, अच्छी इंग्लिश में ऐसा लिखेंगे इम्पैक्ट इज फेल्ट बाय समबडी। चलिए सेंटेंस आपका रेडी है। अब आ जाओ लास्ट वाले सेंटेंस पे, सेकंड लास्ट आई थिंक। ऊपर से करीब 3 साल बाद चीन अपने बाज़ार खोल रहा है, इसलिए कीमतों में और बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले तो ये ऊपर से कैसे लिखा जाए इंग्लिश में, बड़ा आसान है। इसके लिए स्ट्रक्चर है ऑन द टॉप ऑफ दैट। ऑन टॉप ऑफ, एक सेकंड रुकना, ऑन टॉप ऑफ दैट, है ना, ऊपर से। अच्छा हुआ क्या? 3 साल बाद चीन अपना बाज़ार खोल रहा है। तो काम कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। और कैसे खोल रहा है? बाज़ार खोल के। तो चाइना इज़ ओपनिंग इट्स मार्केट, ठीक है। और कब कर रहा है जी ये सारा काम? 3 साल बाद, आफ्टर 3 years। बन गया सेंटेंस, ऑन द टॉप ऑफ दैट चाइना इज़ ओपनिंग इट्स मार्केट आफ्टर 3 years। अच्छा ये सब कैसे हो रहा है जी? इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, इसलिए। सो अब देखो, उम्मीद जताई जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है। काम समझ नहीं आएगा आपको यहाँ पे कौन करने वाला है। काम तो समझ आ गया, जताई जा रही है, लेकिन उम्मीद को जताया जा रहा है, इसको पैसिव में बनाऊँ या एक्टिव में बनाऊँ, सब्जेक्ट क्या रखूँ, समझ नहीं आएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं देयर से। अभी ऊपर बताया था ना आपको, जब समझ ना आए ना सब्जेक्ट कौन है, तो देयर नाम के डमी सब्जेक्ट को यूज़ कर लो। तो देयर हैव बिन, उम्मीद यानी कि एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद जताई जा रही है मतलब देयर हैव बिन एक्सपेक्टेशंस। और एक्सपेक्टेशंस किसकी है? कीमतों में बढ़ोतरी की। ऑफ राइज इन प्राइसेस। बस सेंटेंस आपका रेडी है। इसमें चेंज करने वो मैं भी कर देता हूँ, मोटा मोटा सेंटेंस आपको ऐसे बना लेना था, है ना। ऑन टॉप ऑफ दैट चाइना इज ओपनिंग इट्स मार्केट आफ्टर 3 years, सो देयर हैव बिन एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज इन प्राइसेस। अब ये राइज क्या है? और ज़्यादा है, और बढ़ोतरी है। तो और के लिए हम यूज़ करते हैं फर्दर। और का मतलब है और ज़्यादा है ना, फर्दर राइज इन प्राइसेस। चलो अब इसको बेटर बनाएंगे।
देखो जब भी आप लिखो ना 3 सालों बाद ये काम हो रहा है, 5 सालों बाद ये काम हो रहा है, तो इसके लिए बेटर स्ट्रक्चर होती है आफ्टर 3 ईयर्स की जगह लिखो आफ्टर अ गैप ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। या पैसेज भी लिख सकते हैं, पैसेज ऑफ 3 ईयर्स। तो ये गैप ऑफ पैसेज या जो है ना, इसको आप जोड़ना शुरू कर दो जब भी आपको कोई टाइम पीरियड बताना हो। आई हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर 3 ईयर्स, तो आप लिख सकते हैं आई हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स या पैसेज ऑफ 3 ईयर्स। और जब बीच में गैप आ जाए, जब कोई काम 3 साल बाद हो रहा हो, 5 साल बाद हो रहा हो, तब गैप यूज़ कर लो। तो यहाँ पे मुझे गैप वर्ड अच्छा लग रहा है तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक एडवांस चीज़ इसमें मैं और कर सकता हूँ, अगर आपको समझ में आती हो, सीखना हो तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करो सीखने की हो जाए। तो आप यहाँ पे ऑन टॉप ऑफ दैट के बाद लिख रहे हो ना चाइना इज ओपनिंग, इसके जगह लिखो विद और इज को निकाल दो। विद चाइना ओपनिंग इट्स मार्केट, चाइना के अपने बाजार खोलने के साथ ही, चीन अपने बाजार खोल रहा है ऐसा मत लिखो, आप इसको ऐसा लिखो ऊपर से चीन के बाजार खोलने के साथ ही कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। तो यहाँ 100 को निकाल सकते हैं, अब इसलिए की जरूरत नहीं है। विद चाइना ओपनिंग इट्स मार्केट आफ्टर अ गैप ऑफ 3 ईयर्स देयर हैव बीन एक्सपेक्टेशंस ऑफ फर्दर राइज इन प्राइसेस। तो ये विद वाली स्ट्रक्चर ऐसे ही बनती है जो आप एडिटोरियल्स में देखते हो। चलिए यही रैप अप करेंगे सेशन को। अब जल्दी से आपको एक क्विज दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, सेंटेंस है हिंदी में, कोशिश करेंगे इसी तरीके से इंग्लिश में लिखने की। देखो गलती होगी, गलती हो गई सीखोगे, गलतियों का पुल बांध के ही आप जो है नदी पार करोगे, ऐसा समझ लो। जो लिखेगा वही गलती करेगा, जो लिख ही नहीं रहा बेचारा क्या गलती करेगा वो। तो देख लो और गलती करो, इसमें बनाओ, लिखो, कमेंट्स में डालो। मेरा आंसर आपको कमेंट्स में फर्स्ट में मिल जाएगा, वहाँ डाल रहा हूँ, मैच करना मेरे वाले से अपने कमेंट को। साथ में अपना वाला डालोगे तो मैं आपको थोड़ी कोशिश भी करूँगा हिंट्स देने की जहाँ कोई गलतियाँ आपने की हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट ऐसे ही सेशन में। 2000 लाइक्स का छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ मैं, कोशिश करना अगर ये पूरा हो जाए तो हर वीक इस क्लास को लाने की कोशिश करूँगा मैं भी। अनटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।